पर के टेलीग्राम पर बिकने से लेकर पूरी प्रशासनिक विफलता तक की बात की गई है वीडियो में। हाँ, तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी संस्था का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हाँ, और ना ही हम इन दावों को सच साबित करने बैठे हैं। एकदम सही। हम सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष होकर उन तथ्यों और विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस वीडियो में रखे गए हैं, ताकि हम इस पूरे मुद्दे की गहराई को समझ सकें। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को शुरू से समझते हैं। 3 मई को नीट 2026 का एग्जाम होता है। लाखों बच्चे अपने सालों की मेहनत लेकर सेंटर पहुंचते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है। और फिर अचानक एनटीए का एक नोटिस आ जाता है। और उस नोटिस में वो कहते हैं कि कुछ इंटरनल इश्यूज यानी आंतरिक समस्याओं के कारण परीक्षा रद्द की जा रही है। हाँ, और मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। मतलब क्या ये कोई साधारण सी तकनीकी खराबी थी? सोर्स तो कुछ और ही कह रहा है। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा पेपर लीक था। वीडियो में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि टेलीग्राम पर पेपर खुलेआम 10 से 15 लाख रुपए में बिक रहा था। अरे बाप रे, 10-15 लाख। और सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में एक ऐसा दावा है जो गणित के हिसाब से भी असंभव लगता है। आप उस राजस्थान वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, दावा ये है कि उनके प्रैक्टिस बैंक के 135 प्रश्न असली पेपर से हूबहू मिल गए थे। 135 प्रश्न? ये तो कोई संयोग हो ही नहीं सकता। वही तो, अगर 200 प्रश्नों का पेपर है और 135 सवाल एक ही जगह से आ जाए तो ये कोई लॉटरी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि पूरा का पूरा डेटाबेस ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एकदम सही एनालिसिस है आपका। किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम का सबसे बेसिक रूल होता है उसका ब्लाइंड टेस्ट होना। मतलब पेपर लीक प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल, पेपर एक पूरी तरह से सील बंद और सुरक्षित माहौल में होना चाहिए। अगर 135 सवाल मैच हो रहे हैं तो वो सील बहुत पहले ही टूट चुकी थी। पता है, ये बात सुनकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ये सिचुएशन ना एकदम किसी लैब के कंटेनमेंट ब्रीच जैसी है। कंटेनमेंट ब्रीच? वो कैसे? मान लीजिए किसी हाई सिक्योरिटी लैब में कोई बहुत खतरनाक वायरस रखा है। अगर वो वायरस गलती से बाहर आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे थोड़ी हवा आ गई थी, खिड़की बंद कर देते हैं। हाँ, क्योंकि एक बार वो बाहर आ गया मतलब टेलीग्राम पर आ गया तो पूरी लैब दूषित हो गई। बिल्कुल, आपको सब कुछ नष्ट करके जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और विडंबना देखिए, जब ये सब फैल रहा था तब प्रशासन कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। और इसी रवैये पर प्रशांत किराड़ ने वीडियो में बहुत तीखा तंज कसा है। उन्होंने एनटीए को एक नया नाम दे दिया है, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। मैं मानती हूँ कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते तो छात्रों का ये गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना है जो सोर्स ने दिखाई है। वीडियो में एनटीए के एक पुराने ट्वीट का जिक्र किया गया है। अच्छा, कौन सा ट्वीट? एग्जाम से कुछ दिन पहले एनटीए ने लिखा था, दिस इजंट योर स्कूल टेस्ट, यानी ये कोई तुम्हारे स्कूल की परीक्षा नहीं है। अरे हाँ, शायद वो बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए या अपनी सख्ती दिखाने के लिए किया गया होगा। हाँ, लेकिन आज की स्थिति में ये ट्वीट उसी एजेंसी के लिए एक आईना बन गया है। वीडियो में इस पर जो काउंटर किया गया है ना, वो बहुत लॉजिकल है। क्योंकि अगर आप गहराई से सोचें तो आज के समय में स्कूल की परीक्षाएं इस नेशनल लेवल एग्जाम से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। वो तो है, मतलब स्कूल का पेपर टेलीग्राम पर 15 लाख में नीलाम तो नहीं होता। सही बात है, वहां तो वही बच्चा टॉप करता है जिसने सच में पढ़ाई की हो। और सबसे बड़ी बात, अगर स्कूल का कोई टेस्ट कैंसिल हो भी जाए तो उससे लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं होती। बिल्कुल, एनटीए ने दिखाना चाहा था कि वो स्कूल से बहुत ऊपर है, लेकिन सोर्स का तर्क ये है कि वो स्कूल के स्टैंडर्ड को भी मैच नहीं कर पाए। अब अगर हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से थोड़ा आगे बढ़ें तो एक ऐसी तस्वीर दिखती है जो असल में दिल तोड़ देने वाली है। हाँ, क्योंकि सिस्टम जब फेल होता है तो उसका नुकसान सर्वर या फाइलों का नहीं होता, वो नुकसान असली इंसानों को उठाना पड़ता है। वीडियो में इस घटना के इंसानी और मनोवैज्ञानिक असर पर बहुत जोर दिया गया है। एक एग्जाम्पल दिया गया उस बच्चे का जिसके 679 नंबर आ रहे थे, मतलब 679। इतनी मेहनत के बाद, इतनी अच्छी रैंक पक्की होने के बाद वो बच्चा कह रहा है कि अब उससे और तैयारी नहीं होगी। हाँ, कुछ बच्चे तो इतने टूट गए हैं कि वो मेडिकल का सपना ही छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं और इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएंगे। देखो यार, हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक एग्जाम दोबारा देने की थकान नहीं है। जब कोई नीट की तैयारी करता है ना, तो वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा होता। उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। बिल्कुल, वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी नींद, अपनी भूख, सब कुछ उस एक दिन के लिए ढाल देता है। मैंने ना मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट के बारे में पढ़ा है,
जहां इंसान दुनिया भूलकर बस अपने लक्ष्य में पूरी तरह से डूब जाता है। हाँ, और एक एस्पिरेंट 2-3 साल तक उसी फ्लो में रहता है। वो शादियों में नहीं जाता, त्योहार नहीं मनाता। तो क्या सोर्स ये समझा रहा है कि परीक्षा रद्द होने से बच्चों को झटके से उस फ्लो स्टेट से बाहर खींच लिया गया है? एकदम सही पकड़ा आपने। जब बच्चा एग्जाम देकर बाहर आता है, उसे लगता है कि उसका पेपर अच्छा गया, तो उसका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, वो फ्लो स्टेट से बाहर आ जाता है। और अब हफ्तों बाद अचानक ये खबर आना कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये एक भयानक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। उस बच्चे के लिए वापस उस प्रेशर में जाना, उसी मानसिक स्थिति को दोबारा जीना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। और ये ट्रॉमा तब और बढ़ जाता है जब इसके साथ परिवार और पैसों का प्रेशर जुड़ा हो। वीडियो में बिहार के उस छात्र की जो कहानी है, वो सच में किसी को भी रुला सकते हैं। हाँ यार, वो छात्र कोटा में था ना, उसका दूसरा ड्रॉप ईयर था। जी। और उसके पिता ने कोटा की महंगी फीस भरने के लिए अपने गांव की खेती की जमीन बेच दी थी। सोचिए। उस बच्चे ने 3 मई को एग्जाम दिया। जी। उसके 650 नंबर आ रहे थे। जी। वो इतना खुश था कि उसने गांव जाकर ऐलान कर दिया था। उसने सबको बता दिया था कि वो अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला है। घर में कितनी खुशी रही होगी। और फिर एक झटके में सब खत्म। जी। एग्जाम रद्द हो गया। ये कहानी हमारे देश के पूरे कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है। बिल्कुल, छोटे शहरों और गांवों से आने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये पीढ़ियों की गरीबी मिटाने का एक मौका होता है। ये एक ऑल और नथिंग गैम्बल है। जब उस पिता ने जमीन बेची तो उसने अपना आखिरी दांव खेला था। और जब पेपर 15 लाख में बिकता है तो असल में क्या होता है? वो सिर्फ पेपर की कीमत नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि जिसके पास पैसा है वो सिस्टम को खरीद सकता है। हाँ, और जिस किसान ने जमीन बेची उसके बेटे की ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उस बच्चे को सिर्फ पढ़ाई का डर नहीं है, अब उसको गिल्ट खाए जा रहा होगा। वो अपने पिता को क्या जवाब देगा, गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगा। जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन सोर्स में एक और बात है, बच्चे को सिर्फ समाज का ही डर नहीं है, उसे उस नए एग्जाम का भी खौफ है जो उसे अब देना है। हाँ, हालांकि एनटीए ने कहा है कि वो दोबारा परीक्षा के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, जो सुनने में एक राहत लगती है। लेकिन असल कीमत तो कहीं और वसूली जा रही है। डर इस बात का है कि वो री एग्जाम आखिर होगा कैसा। और ये डर हवा में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। 2026 में जो हो रहा है ना, ऐसा ही कुछ 2015 में भी हो चुका था। हाँ, सोर्स बताता है कि 2015 में नीट की जगह AIPMT होता था और तब भी सेम यही स्टोरी प्ले आउट हुई थी। बिल्कुल। 3 मई को पेपर हुआ, लीक हुआ और फिर 1.5 महीने बाद जुलाई में दोबारा एग्जाम करवाया गया। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा। 2015 और 2026 के एग्जाम के स्केल में तो बहुत फर्क है ना? हाँ, स्केल और कंपटीशन दोनों बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या आज के बच्चों का डर सिर्फ इतिहास दोहराए जाने का है, या ये डर आज के समय में और भी ज्यादा बड़ा है? आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, स्केल का फर्क है। लेकिन सोच जिस तुलना की बात कर रहा है ना, वो प्रशासन के रिएक्शन की है। मतलब प्रशासन किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है? हाँ, 2015 में जब री एग्जाम हुआ था तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल पहले वाले से 10 गुना ज्यादा था। 10 गुना ज्यादा? बाप रे। जी, जो बच्चे पहली बार में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, उनके नंबर भी दूसरी बार में एकदम धड़ाम से गिर गए थे। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं वो? प्रशासन जानबूझकर पेपर इतना कठिन क्यों बनाता है? देखो यार, जब किसी संस्था पर लीक का आरोप लगता है और सीबीआई जांच होती है तो उन पे भयंकर प्रेशर होता है। उन्हें अपनी इमेज बचानी होती है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि कोई ये ना कह सके कि पेपर फिर से किसी कोचिंग के मॉड्यूल से आ गया। अच्छा, तो वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। हाँ, वो ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं। आसान या बैलेंस सवाल पूछने के बजाय वो इतने घुमावदार और अजीब सवाल डाल देते हैं कि वो एकदम नए लगें। और इसका नुकसान तो सीधा बेचारे बच्चों को ही होता है। ये तो वो बात हो गई कि एक धावक ने पूरी जान लगाकर 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। वो थका हारा जमीन पर लेटा है और अचानक आयोजक आकर कहें कि सॉरी यार, टाइमर खराब था, आपको फिर से दौड़ना पड़ेगा। हाँ, और ऊपर से ये भी कह दें कि इस बार रास्ते में हमने कुछ पहाड़ियां और कांटे भी बिछा दिए हैं। एग्जैक्टली, ये तो सरासर अन्याय है ना। धावक की क्या गलती थी इसमें? कोई गलती नहीं। और यही वजह है कि 2015 का वो खौफ आज के बच्चों के दिमाग में बैठ गया है। सोर्स में ये भी कहा गया है कि 2024 और 25 में भी लीक की सुगबुगाहट थी, पर तब बातों को दबा दिया गया था। लेकिन 26 में आके पानी सिर के ऊपर से निकल गया और पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम फेल हो गया है, इतिहास डरा रहा है, तो समाधान कहां से मिलेगा? और यहीं पर वीडियो के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही इमोशनल अपील की गई है।
हाँ, प्रशांत किराड़ ने पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम मतलब सारे कोचिंग संस्थानों से गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि अगले 1.5 महीने तक कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन नए क्रैश कोर्स बाजार में ना उतारे। ये पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये सीधे एजुकेशन फील्ड में प्रॉफिट वर्सेस एथिक्स की डिबेट को छेड़ता है। बिल्कुल। हमने अक्सर देखा है कि जब भी बच्चों में पैनिक होता है तो अचानक से 40 दिन में नीट क्रैक करे वाले कोर्सेज की बाढ़ आ जाती है। क्या इसे पैनिक सेलिंग कहेंगे? हाँ, डर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है। जब बच्चा डरा होता है तो वो किसी भी चीज पर पैसे खर्च करने को तैयार हो जाता है जो उसे थोड़ी सी भी उम्मीद दे। और कोचिंग्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लेकिन प्रशांत की अपील इसी सोच के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस आपदा के समय में संस्थानों को बिजनेस नहीं बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सोर्स साफ कहता है कि जो बच्चे पहले से एनरोल्ड हैं, जिन्होंने लाखों की फीस भर दी है, उन्हें अगले 1.5 महीने फ्री में पढ़ाया जाए। उन्हें मुश्किल सवालों की प्रैक्टिस कराई जाए, उनका साथ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात जो वीडियो में उठी है वो है इमोशनल सपोर्ट। मैं मानती हूँ कि ये सबसे अहम है। इस वक्त बच्चों को फिजिक्स या बायो के फॉर्मूले से ज्यादा एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो उनसे कहे कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वीडियो में शोभित सर और मिशन जीत का भी जिक्र है, जहां टीचर्स मिलकर बच्चों को फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस और सपोर्ट दे रहे हैं। इस सच में बहुत पावरफुल है। जब ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता तो ग्राउंड लेवल से लोग ही एक दूसरे को संभालने आते हैं। यही वो वक्त है जो तय करेगा कि कौन सा टीचर सच में बच्चों की परवाह करता है और कौन सिर्फ अपना बैंक बैलेंस देख रहा है। और आखिर में सोर्स ने बच्चों को भी एक बहुत कड़ा संदेश दिया है। हाँ, क्योंकि भले ही गलती उनकी ना हो, भले ही सिस्टम भ्रष्ट हो, लेकिन लड़ाई तो आखिरकार उन्हीं को लड़नी है ना। उन्हें खुद को समेटना होगा और वापस उस फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश करनी होगी। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए आज की इस लंबी चर्चा को अब समेटने की कोशिश करते हैं। हमने बात शुरू की थी उस कंटेनमेंट ब्रीच से, जहां एक सिक्योर्ड पेपर 15 लाख में टेलीग्राम पर नीलाम हो गया। हमने ये भी देखा कि कैसे 135 सवालों का मैच होना कोई तुक्का नहीं हो सकता। और फिर हमने बात की उस मानवीय कीमत की, बिहार के उस किसान पिता और उसके बेटे के टूटे हुए सपनों की। हमने 2015 के री एग्जाम के इतिहास को समझा और जाना कि बच्चों में इस नए पेपर को लेके इतना खौफ क्यों है। और आखिर में हमने देखा कि इस मुश्किल घड़ी में शिक्षा जगत की क्या जिम्मेदारी बनती है। इन सब बातों को अगर एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने की कहानी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत गहरे संस्थागत संकट की निशानी है। और इसी बात पर शो खत्म करने से पहले मैं एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद जरा सोचिएगा, जब हमारे देश के सबसे होनहार और मेहनती छात्रों को चुनने वाली सबसे बड़ी संस्था ही अपना भरोसा खो दे, तो क्या वहां सिर्फ एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है, या फिर उस पूरी युवा पीढ़ी का सिस्टम पर से जो विश्वास है वो लीक हो गया है? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। सोचिए, जो छात्र आज इस अविश्वास, इस डिप्रेशन और इस टूटे हुए सिस्टम से लड़कर कल डॉक्टर बनेंगे, क्या उनके मन में सिस्टम के लिए कोई इज्जत बचेगी? और डॉक्टर का पेशा तो पूरी तरह से भरोसे पर ही टिका होता है ना। अगर शुरुआत ही ऐसे धोखे से हो तो आगे चलकर उनकी नैतिकता और नजरिया कैसा होगा? एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब आज शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। खैर, इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। इस जटिल मुद्दे को हमारे साथ इतनी बारीकी से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सोर्स और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपने आसपास की चीजों पर सवाल उठाते रहिए और सीखते रहिए।